आदाब नाजरीन, मैं इमाम अली फलाही ARITV में आपका स्वागत है। नाजरीन, आज मेरे साथ मेरे क्लासमेट अब्दुल रकीब नौमानी साहब मौजूद हैं। नौमानी साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर ने कितनी सभाएं की अपने कैंडिडेट्स के लिए। कहा जाता है कि मोदी जी कहीं भी जब सभा करते हैं या रैली करते हैं तो उनकी भाषण की वजह से लोगों के दिल वो जीत लेते हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि मोदी जी ने अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में हार गई, मतलब ये पार्टी हार गई, क्या वजह रही? ये अपने लोगों के दिलों को यहाँ पर क्यों नहीं जीत पाए? सबसे पहले आपका इतनी सभाएं कितनी रही वो भी ज़रा बताते चले, कितनी रैलियाँ की वहाँ पर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ARITV पर आमंत्रित किया। और मैं आपको बता दूं, जहां तक रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश जो इलेक्शन हुए हैं हाल के दिनों में ही, वहां पर कितनी रैलियां करी। देखिए, रैली यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं इनसे पहले भी कई बार हाल के दिनों में ही वो हिमाचल प्रदेश जा चुके थे, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने 4 बड़ी रैलियां करी थी। और उन्होंने इस चारों रैलियों को इस तरह डिवीजन में बांटा था, इनको समझिए आप इस तरह से कि वहां पर 4 लोकसभा की सीट है, जिसमें हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है और शिमला है। अगर जिले को देखिएगा तो 12 है, अगर विधानसभा की सीट को देखिएगा तो 68 है। तो वहां पे इस तरह से है कि 17 विधानसभा सीट को बांट दिया गया है एक लोकसभा सीट पर। अच्छा। एक लोकसभा सीट पर वहां पर 17 विधानसभा की सीटें हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 4 बड़ी रैलियां करी और चारों लोकसभा क्षेत्र पर उनका टारगेट ये था कि 4 रैलियों के जरिए ही पूरे एक स्टेट में जितनी भी विधानसभा की सीट है सारे को समेट लिया जाए, ताकि वहां पर जितने भी विधानसभा की सीट है उन पर चुनाव जीता जा सके। तो उन्होंने 4 बड़ी रैलियां करी और उन्होंने एक तरह से वहां पर रिवाज चला आ रहा है कि 5 साल पर सरकार बदल जाती है, ठीक जिस तरह से बदला जा रहा था उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में अब की बार बीजेपी इस जो रिवाज चली आ रही थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, इस ट्रेंड को उन्होंने तोड़ दिया। तो उसी रणनीति के साथ बीजेपी ये चाह रही थी कि अब हिमाचल प्रदेश में भी हम इस रणनीति को तोड़ दें कि 5 साल हमारी सरकार है तो 5 साल के बाद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। इसमें तो ऐसा चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी ने जो पहली सभाएं की थी वो सुजानपुर के हमीरपुर में। हमीरपुर जो है ये एक जिला है, ठीक ना, इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीट आती है। आप जानकर इसलिए भी हैरानी होगी कि जहां पर नरेंद्र मोदी ने सभाएं की वो 5 के 5 सीट बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए, 5 के 5। और आपको जानकर इसलिए भी हैरानी आगे होगी कि यहीं से अनुराग ठाकुर भी आते हैं, जो हाल के दिनों में ही आपने उनके बयानों को सुना होगा, जब दिल्ली असेंबली का इलेक्शन हो रहा था उनको लेकर विवाद भी छिड़ा था। और उनके पिता खुद वहां से चीफ मिनिस्टर रहे, वहीं से आते हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार हिमाचल प्रदेश के। और वो खुद चाह रहे थे, जो प्रेम कुमार धूमिल है, कि वो इस बार इलेक्शन लड़े, लेकिन बीजेपी उनको टिकट नहीं दी। अगर हम मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जहां पर नरेंद्र मोदी ने सभाएं की थी, तो लेकिन यहां पर वहां उनके जो स्पीच हुए थे, लोगों से उन्होंने बातें करी, रैलियां करी, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। वहां पर मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 17 विधानसभा की सीट है। अगर हम उस जिले की बात करें तो सिर्फ 10 विधानसभा की सीट है। तो 10 में से बीजेपी के 9 कैंडिडेट जीतने में सफल हुए, वहां पर कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिला। अगर आप इस नजरिए से भी देखेंगे तो वहां कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए भी लगा क्योंकि 2021 में जब वहां पर बाई इलेक्शन हुए थे मंडी लोकसभा क्षेत्र पर, जहां पर से प्रतिभा देवी सिंह चुनाव जीती भी थी, जहां वहां पर पहले बीजेपी के ही सांसद हुआ करते थे, राम स्वरूप शर्मा। उनके आकस्मिक निधन के बाद जब चुनाव हुए थे कांग्रेस चुनाव जीता। लेकिन 2022 में जब आपकी बार इलेक्शन हुए तो वहां पर 10 विधानसभा की सीट में से बीजेपी 9 पर जीतने में कामयाब हो गई और 1। तो इस तरह से देखेंगे तो हाल के दिनों में ही कुछ दिन पहले चुनाव जीता थे कांग्रेस लोकसभा में, लेकिन इसमें वो बीजेपी जीतने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा देखने को मिला नरेंद्र मोदी के रैलियों का, तो वो मंडी लोकसभा क्षेत्र पर ही मिला। और अगर हम सोलन की बात करें, सोलन जिले की, तो इसमें भी नरेंद्र मोदी ने रैलियां करी थी। उनका इम्पैक्ट ये देखने को मिला, 5 वहां पर विधानसभा की सीट है, 5 में 5 बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए। तो नौमानी साहब, ज़रा ये बताएं कि इतनी हैरत की बात हो रही कि जहां पर बीजेपी की 5 कैंडिडेट हार जाएं और ऐसे कैंडिडेट जो मारूफ और मशहूर हों, जैसे अनुराग ठाकुर जो बहुत मारूफ हुए थे बीच में दिल्ली के फसाद के वक्त,
जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके रहने के बावजूद भी अगर बीजेपी हार जाए और 5 सीट हार जाए, 5 कैंडिडेट हार जाएं, तो ये तो बहुत हैरत की बात है। आखिर बताएं कि वजह क्या थी कि ये लोग हार गए। देखिए, जहां तक आपने अनुराग ठाकुर के बारे में बात किया, तो अनुराग ठाकुर अभी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, यानी मोदी के सहयोगी हैं। हाँ। मोदी सरकार में सहयोगी हैं। वो कैंडिडेट नहीं है। वो नाक का विषय बीजेपी के लिए इसलिए बना था क्योंकि वो अनुराग ठाकुर का घर है। मतलब वो अपने गिरी जिले में जो है ना, अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल नहीं हो पाए, और वो इसलिए भी नाक का विषय था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद उसी के जिले में जाकर रैलियां भी करी थी, इसलिए भी। और इसलिए भी नाक का विषय बना था क्योंकि उसके पिता जो है प्रेम कुमार धूमल, वो खुद 2 बार वहां के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो उनका घर है, खुद उनका घर है। वहां से बीजेपी के एक भी कैंडिडेट जितने में सफल नहीं हो पाए। जहां तक बात रही कि बीजेपी के हारने के कारण क्या रहे पूरे स्टेट में, तो देखिए इनके पीछे कारण, सबसे बड़ी कारण तो ये रही कि उसमें जो है बगावती बहुत ज्यादा देखने को मिला, जो बागी उनके उनमें, हाँ बीजेपी में, जो जब टिकट बंटवारा हो रहा था बीजेपी के कैंडिडेट के बीच, तो बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, जो खासतौर से बीजेपी के भरोसेमंद थे। तो वो सारे के सारे वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और पार्टी के साथ बगावत किए। आपने एक सोशल मीडिया पे भी वीडियो देखा होगा जिसमें एक आम पार्टी वर्कर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे होते मोबाइल से कि आप इलेक्शन जो लड़ रहे हैं आप बैठ जाइए, आप मत लड़िए चुनाव। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर पूरी तरह से बगावत देखने को मिला था। दूसरा रीजन वहां पर बीजेपी के हारने का ये रहा कि वहां पर कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ चुनाव में उतरी थी, और वो रणनीति उन्हें ये था कि उन्होंने ओपीएस को कहा कि हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो हम ओपीएस को लागू करें, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर तो इसके वजह से भी कर्मचारी के जो कर्मचारी थे उनमें उत्साह देखने को मिला कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हमको पेंशन मिलेंगे। तीसरा रीजन एक ये भी था कि अग्निपथ जो स्कीम लाई थी मोदी गवर्नमेंट, इनके खिलाफ भी वहां पर बगावत देखने को मिला था। मतलब लोग सड़कों पर उसके खिलाफ में उतरे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी आबादी है वहां युवकों की जो सेना में जाते हैं। और एक कारण ये भी रहा बीजेपी के हारने का कि कांग्रेस ने ये घोषणा करा था कि हम अगर गवर्नमेंट हमारी बनती है तो हमारी कैबिनेट जो पहली बैठक होगी हम 1 लाख युवकों को नौकरी देंगे। यानी बहुत सारे रीजन है। तो क्या जो इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जीता है, क्या ये अपने मुद्दे में सही उतरेंगे आगे चलकर? नहीं, जहां तक बात रही ओपीएस को लागू करने की, देखिए इसका अभी 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, एक राजस्थान में, दूसरा छत्तीसगढ़ में। दोनों जगह इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। और मुकेश अग्निहोत्री जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज मैं उनके बयानों को देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर ही इन चीजों को लागू करने जा रहे हैं, ओपीएस को लागू करने जा रहे हैं। ये मैं उसके बयानों को के आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी वादा किया है मैं उसको लागू करूंगा। मैं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के ट्वीट को भी देख रहा था, जिन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट बन गई है, अब जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को लागू करें, और आप इन चीजों को लेकर आश्वस्त रहें कि जो भी हमने वादा किया है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो ओपीएस को लागू करने को लेकर हो, हम तमाम चीजों को लागू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया नोमानी साहब आपसे बात करके। आप भी देखते रहिए ARI TV, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।